देव ने जैसे ही वेद से शादी का जिक्र किया, उसके सामने एकदम से आसी का चेहरा घूमने लगा। जब उसने आसी से कोर्ट मैरिज किया था और आसी के मांग में अपने नाम का सिंदूर और गले में मंगलसूत्र पहनाया था, और उसी रात आसी को फेस किए बगैर ही एक लेटर आसी के नाम छोड़ मुंबई से वापस आ गया था। और उसके बाद आसी कहाँ थी, कहाँ गई, क्या हो रहा है उसकी जिंदगी में, उसे कोई खबर नहीं थी, क्योंकि उसने खुद आसी के बारे में ना जानने की कोशिश की थी और ना ही आसी के बारे में कुछ भी जानने की जरूरत ही महसूस की थी। पर आज ही उसने आसी की जानकारी अपने असिस्टेंट राज से मंगवाई थी, जिसमें आसी की जिंदगी से जुड़ी बहुत सी बातें पता चली थी, पर वे जो उसकी जिंदगी की उससे मिलने से पहले की जानकारी थी। और जो बात पता नहीं चला था वे था ये कि उस रात आसी को उस होटल में छोड़कर वेद के आने के बाद आसी कहाँ गई, क्या कर रही है अभी, क्या वे अपनी जिंदगी में आगे बढ़ गई है किसी के साथ, या उसके लिखे लेटर के हिसाब से वे 6 महीनों की इस कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से अभी अकेली है। वेद के दिमाग में इस वक्त सिर्फ आसी चल रही थी, और अपने भाई को इस कदर खोया हुआ देख देव अपने भाई से कहता है, भाई भाई कहाँ खो गए हो आप भाई। देव की आवाज सुनकर वेद अपने उन ख्यालों से वापस आता है जहां आसी सिर्फ आसी थी, पर अब वे देव के टोकने पर आसी के ख्यालों से बाहर आता है और फिर अपने छोटे की आंखों में सवाल देखकर कहता है, छोटे, मैं कहीं खोया नहीं था, बस सोच रहा था कि तुम आज ही इंडिया आए और आते ही सीधा यहाँ आ गए, जबकि तुम्हें यहाँ आने से पहले घर जाना चाहिए था। तुम जानते हो ना, तुम्हारे यहाँ आने की खबर घर पर पहले ही पहुँच गई होगी। ऐसे में तुम्हारा घर ना जाकर यहाँ आना इज नॉट राइट। फैमिली सबसे पहले, बाद में कोई और। जब देव अपनी भाई की बातें सुनी तो वे मुस्कुराते हुए बोला, आप सही कह रहे हैं भाई, कि इंसान के लिए सबसे पहले उसकी फैमिली, फिर कोई और सच कहूँ तो मैं भी आपकी इस बात से पूरी तरह से एग्री करता हूँ। और देखिए ना, इसी कारण मैं सबसे पहले अपने फैमिली में से अपने सबसे खास इंसान जो कि मेरा भाई है उनसे मिलने आया हूँ। तो हुआ ना मैं समझदार। देव ये बात अपनी बत्तीसी दिखाते हुए बोलता है, और इस वक्त ये देव उस देव से बिल्कुल ही अलग था जो कुछ देर पहले इतनी समझदारी वाली बातें कर रहा था और दूसरे ही पल हमेशा की तरह कूल और मजाकिया। वेद अपने छोटे की हरकत देख एक गहरी सांस लेता है, क्योंकि वे जानता था कि इस दुनिया में वे किसी को भी अपनी बातों में लेकर आ सकता है, पर उसका छोटे वे वही करता है जो उसे ठीक लगता है। कुछ देर तक दोनों भाई आपस में बातें करते रहे, कुछ पुराने वक्त की, कुछ आज की और कुछ आने वाले कल की। देव तो जाना ही नहीं चाहता था, पर वेद के जबरदस्ती के कारण उस बेचारे की एक नहीं चली और आखिरी में उस बेचारे को वहां से अपने घर के लिए निकलना ही पड़ा। देव के जाने के बाद वेद खुद से कहता है, तुम्हें कब समझ आएगा देव कि मेरे करीब रहने से तुम अपने बेहद खास से दूर हो रहे हो। अभी भी वक्त है, समझ जाओ ये बात कि तुम्हारे लिए जो पहला रिश्ता है वे उनसे है। मैं जानता हूँ, महसूस करता हूँ कि अकेलापन किस हद तक किसी को कमज़ोर बनाता है, पर मैंने इसे अपनी ताकत बना दी। पर कोई तुम्हारी भी कमजोरी बने, उसे पहले खुद को संभाल लो। वेद अपनी बात बोलकर अब सीधा अपने बेड पर जाकर लेट जाता है। उसे एक प्रॉब्लम थी, नींद न आने की दिक्कत, और न जाने कितनी ही रातें वेद जाग जाग कर काटा करता था। और सच बात तो ये थी कि वेद को अब इस तरह रात रात तक जागने की आदत भी हो गई थी। इधर दूसरी तरफ आसी मिस्टर पाठक से कह रही थी कि उसे अपने घर जाना है, और मिस्टर पाठक का कहना था कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है तो वे आज यहीं होटल के स्टाफ रूम में ठहर जाए और आराम करे। पर आसी तो जैसे मिस्टर पाठक की बात मानने को राजी ही नहीं थी, इसलिए हार कर मिस्टर पाठक आसी से कहते हैं, देख रहा हूँ आसी, आजकल तुम बहुत ही जिद्दी होती जा रही हो। ये गलत बात है। तुम इतनी समझदार लड़की होकर इस तरह की जिद कर रही हो, क्या ये सही है? आसी, जो मिस्टर पाठक की सारी बातें सुन रही थी, और तभी आसी मिस्टर पाठक की बातों को सुनकर जवाब देती है, आप नहीं जानते सर कि ज़्यादा समझदारी किसी भी इंसान की लाइफ को बोरिंग बना देती है, इसलिए पागलपंती करते रहना चाहिए ताकि आपकी ज़िंदगी मस्त चले, क्या समझे? आसी ये सब कहते हुए हंस रही थी,
और आशी की मुस्कुराहट और उसकी बातें सुनकर मिस्टर पाठक अपना सर ना में हिला देते हैं, क्योंकि वे इतने दिनों में आशी के बारे में इतना तो समझ ही गए थे कि आशी बहुत ही जिंदा दिल लड़की है, जो अपनी जिंदगी का हर पल जिंदा दिली के साथ जीना पसंद करती है। इसलिए वे आशी से आगे और ना कुछ बोलते हुए बोलते हैं, ठीक है मेरी माँ, समझ गया, तुम जीती और मैं हारा, अब खुश। और वैसे भी ऐसा कभी हुआ है कि तुम्हारी बातों के आगे कोई जीत सके? चली जाना अपने घर, पर तुमको तुम्हारे घर तक मैं छोड़ूंगा। पर सर, आशी ये बोलती ही है कि मिस्टर पाठक कहते हैं, आशी कोई परवर नहीं, मैंने मानी ना तुम्हारी बात, तो तुमको भी अब मेरी बात मानना होगा। देखो, रोज तुम तो अपनी उस दोस्त के साथ आया जाया करती थी, तो कोई बात नहीं, पर इस वक्त बहुत रात हो गई है, ऐसे में तुम्हारा इतनी रात को जाना नॉट सेफ। मैं तुमको छोड़ दे रहा हूँ और अब इस बात पर कोई बहस नहीं। मैं कार निकाल रहा हूँ, तुम अपना सामान लेकर बाहर आओ। और ये बोलते हुए मिस्टर पाठक वहाँ से चले गए। आशी को बाहर आने का बोल। आशी भी अब कुछ नहीं कहती है, क्योंकि जानती थी मिस्टर पाठक सही कह रहे थे, इतनी रात अकेले जाना सेफ नहीं था। मिस्टर पाठक की बातें आशी को भी सही लगती है, इसलिए वे अब और ज़्यादा ना कुछ कहते हुए अपना सामान लेने चली जाती है। जैसे ही वे अपना बैग लेकर आती है कि उसकी टक्कर सामने से अपने फ़ोन में कुछ देखकर आते हुए देव से हो जाती है, जिस वजह से आशी और देव की टक्कर हो जाती है, जिस वजह से आशी अपना बैलेंस नहीं संभाल पाती और पीछे की तरफ गिरने को होती है कि देव वक्त रहते आशी को ज़मीन पर नीचे गिरने से बचा लेता है। पोजीशन इस वक्त आशी और देव की कुछ ऐसी थी जैसे कोई खूबसूरत सा पोज दे रहे हो दोनों। आशी की आंखें इस वक्त नीचे गिरने के डर से बंद थी, पर जब उसे अपने शरीर पर किसी तरह के चोट से होने वाले दर्द का एहसास नहीं होता है, जो धीरे से अपनी आंखों को खोलकर देखती है, तो वे इस वक्त खुद को हवा में झूलने जैसा महसूस करती है। फिर अपनी नजरों को थोड़ा ऊपर करके ही उसकी आंखें दो घूरती आंखों से जा मिलती है। अपने सामने देव को देखकर आशी को याद आता है कि ये तो वही लिफ्ट वाला लड़का था। फिर अचानक से आशी को यह भी महसूस होता है कि वे इस वक्त किसी अनजान शख्स की बाहों में है। इस बात पर ध्यान देते ही आशी एकदम से बोलती है, लेव। आशी का बस इतना ही कहना था कि देव, जो अब तक आशी को एकटक घूरते हुए देख रहा था, वे आशी के मुंह से लिव सुनकर देव की पकड़ आशी पर से थोड़ी ढीली हो जाती है, जिस वजह से आशी नीचे जमीन पर गिर जाती है, जिस वजह से उसे कमर में झटका लगता है और एक आह मम्मी की आवाज़ के साथ वे अपने कमर पर हाथ रखती है। और अब जाकर देव को एहसास होता है कि वे क्या कर दिया। और फिर वे एकदम से अपने घुटनों को नीचे जमीन पर रखकर एकदम से आशी का हाथ थामने की कोशिश करता है, जो देख आशी देव का हाथ झटक देती है और देव को देखकर कहती है, क्या है, क्या पहले गिरा दिया और अब उठाने के लिए सहारा दे रहे हो? उठाना ही था तो गिरा ही क्यों, और गिराना ही था तो अब ये उठाने का नाटक क्यों? शर्म नहीं आती ना आपको, एक लड़की को ऐसे इस तरह से गिराते हुए? आशी की बातें सुनकर देव को भी एहसास होता है कि उसने बेख्याली में अपने सामने खड़ी इस लड़की को दर्द दे दिया है। देव कहता है, सॉरी मिस ब्यूटीफुल। देव की वजह से पहले ही खुन्नस खाई आशी का देव का ब्यूटीफुल कहना और चिढ़ा देता है और वे देव से कहती है, देखो, मुझे नहीं पता कि तुम कौन हो, पर जो भी हो, ये क्या मिस ब्यूटीफुल लगा रखा है? मेरा एक ही नाम है। आशी की बात सुनकर अब देव के चेहरे पर भी एक मुस्कान आ गई और वे बहुत ही प्यार से आशी को देखते हुए कहता है, ओह अच्छा, तुम्हारा एक नाम भी है क्या? मुझे लगा तुम बिना नाम की ही हो, तो मैंने तुम्हारा एक प्यारा सा नाम रख दिया जो तुम पर सेट भी होता है। वैसे तुम्हें नहीं पसंद मेरा रखा नाम, तो मैं दूसरा नाम भी रख सकता हूँ, और नहीं तो तुम अपना असली नाम बता दो, तो फिर वही कहूँगा। देव अपनी बातों को बोलते वक्त अपने मन ही मन हंस रहा था। तभी मिस्टर पाठक की आवाज़ आती है, आशी। और ये कहते हुए मिस्टर पाठक आशी की तरफ बढ़े ही थे कि उनकी नज़रें देव पर गई और अपने सामने बॉस के भाई को देखकर मिस्टर पाठक हैरान थे। वहीं उनकी हैरानी तब और बढ़ जाती है जब उनकी नज़रें ज़मीन पर बैठी आशी पर जाती है और आशी को इस तरह से ज़मीन पर बैठे देख मिस्टर पाठक को कुछ भी समझ नहीं आता, इसलिए वे आशी से पूछते हैं, आशी तुम यहाँ, और वे भी इस तरह से ज़मीन पर?
अरे तुम तो अपना बैग लेने आई थी ना, तो फिर ऐसे ज़मीन पर बैठकर क्या कर रही हो? एक तो पहले ही इतनी देर हो गई है, उस पर से पता नहीं तुम्हें भी क्या होटल की ज़मीन देखने का यही वक्त मिला? ये तो कल भी कर सकती थी ना। मिस्टर पाठक की बात सुनकर जहां आसी हैरान थी, वहीं देव मुश्किल से अपनी हंसी कंट्रोल कर रहा था। अपने स्टाफ का ख्याल रखिए। और फिर वे भी हंसते हुए वहां से चला जाता है। और आसी को देव की हंसी देखकर ऐसा लग रहा था कि देव उसी पर हंस रहा था, जो सोचना आसी का काफी हद तक सही भी था। मिस्टर पाठक आसी को सहारा देकर उठाते हैं, पर आसी को कमर में एक तेज दर्द का एहसास होता है, पर वे किसी तरह खुद को संभाल लेती है और मिस्टर पाठक की मदद से चली जाती है। वहीं देव अपनी बात बोलने के बाद गया नहीं था, बल्कि कुछ दूर जाकर रुक गया था और आसी को जाते हुए देख रहा था, और उसके चेहरे से एक मुस्कान अब तक नहीं गई थी। आसी जब पूरी तरह से देव के आंखों से ओझल हो गई, तब देव कहता है, स्टूपिड गर्ल बट क्यूट एंड ब्यूटीफुल। और ये कह वे भी वहां से निकल अपने कार के पास आ जाता है। वे जाना तो नहीं चाहता था, पर वेद के कहने पर भी जा रहा था, क्योंकि वेद की बातें देव कभी काट नहीं सकता था। दोनों भाइयों में बेहद प्यार था। दोनों एक दूसरे पर अपनी जान न्योछावर करते थे। उन दोनों को देखकर कोई भी नहीं कह सकता था कि वे दोनों एक माँ के बेटे नहीं थे। और ये सच भी था। इतना प्यार तो शायद दो सगे भाइयों में भी नहीं होता, जितना वेद और देव के बीच था। देव अपने कार में बैठते हुए बोलता है, ये भाई का भी सही है। अपने बड़े होने का पूरा फायदा उठाते हैं वे। जानते हैं ये बात कि उनका छोटे उनकी बात को कभी माना नहीं करेगा, तो बस वे सब भी करवाते हैं जो मैं नहीं करना चाहता। हे गॉड जी, प्लीज हेल्प। ये छोटा होना बहुत ही रिस्की है। आप मेरी भाई की लाइफ में किसी ऐसी एंजल को भेज दो जो मेरा भी बदला भाई से लेकर रहे, और भाई चाहकर भी कुछ न कर सके। आपने इस बार मेरी बात मान ली ना, तो पक्का मैं आपको पूरे 5 नहीं, 5 नहीं, पूरे 10 नहीं, काम इतना बड़ा और ये बस 10, ये गलत बात है देव। चलिए ठीक है भगवान जी, ना आपकी ना मेरी, पूरे 20 किलो देसी घी के लड्डू का प्रसाद मैं आपके मंदिर में बंटवाऊंगा। मेरी बात को याद रखना, बस भूलना मत। अपन दोनों की ये डील फाइनल, ओके ना? देव अपनी बात बोलकर अपनी कार में बैठ फुल स्पीड के साथ वहां से ले गया। इधर दूसरी तरफ मिस्टर पाठक की मदद से आसी अपने घर, यानी कि वे और माया जहाँ रहती थी वहां पहुंच जाती है। और फिर माया भी आसी की मदद करने के लिए मिस्टर पाठक को थैंक्स कहती है, जिस पर मिस्टर पाठक कहते हैं, इस आफत का ख्याल रखना माया, क्योंकि ये तो चैन से बैठने से रही और कल होटल आने की भी ज़रूरत नहीं है। पर मिस्टर पाठक की बात सुनकर आसी बीच में बोलती है, जिस पर मिस्टर पाठक आसी को आंख दिखाते हुए कहते हैं, नो, पर वर्क कुछ नहीं आसी। आई नो वर्क इज़ इम्पॉर्टेंट, बट हेल्थ भी तो इम्पॉर्टेंट है ना। होटल आओगे तो आराम बिल्कुल भी नहीं मिलेगा, सो पहले आराम फिर कोई काम। ओके, अपना ख्याल रखना। और ये बोल मिस्टर पाठक वहाँ से चले जाते हैं। वहीं माया अपनी घूरती आंखों से आसी की तरफ देख रही थी, और माया के घूरती नज़रों को खुद पर देख आसी अपनी एक आईब्रो उठाते हुए बोलती है, व्हाट, ऐसे क्या देख रही हो मुझे? क्या आज कुछ खाने के लिए नहीं बनाया जो मुझे इस तरह से देख रही हो? खाने वाने का इरादा तो नहीं है ना मुझे? आसी की बातें सुनकर माया आसी की तरफ ऊपर से नीचे तक देखती है और बोलती है, कहीं और भी चोट आई है क्या कमर के अलावा? माया की बातों का मतलब ना समझते हुए आसी कहती है, नहीं तो। वैसे ये सवाल क्यों? जिस पर माया कहती है, क्योंकि मैं वेजिटेरियन हूँ, और अगर तुम लास्ट ऑप्शन भी होती खाने की, तो मैं तुम जैसे तीखी मिर्ची को ना खाऊं। अब बताइएगा मिस आसी कि आपको ये चोट कैसे लगी? माया की पहले कही बात सुनकर आसी माया को घूरकर देखती है, पर दूसरी बात सुनकर होटल में जो कुछ भी उसके और देव के बीच हुआ था सब बता देती है। और माया जो आसी की बातें सुन रही थी, वे अपना पेट पकड़कर जोर जोर से हंसने लगती है और उसी तरह हंसते हुए बोलती है, ओह माय गॉड, क्या ये सच है? मतलब दी ग्रेट आसी खन्ना को किसी लड़के ने गिरा दिया। टुडेज बिगेस्ट न्यूज। ये बात तो अब मुंबई तक जाएगी। माया को हंसते हुए देख आसी कहती है, एक तो उस नालायक लड़के ने मुझे गिराया, मुझे चोट आई और तुम हंस रही हो। सही कहते हैं लोग कि अगर दोस्त ऐसे हो तो जिंदगी में दुश्मनों की क्या ही जरूरत। आसी अपनी बात बोलकर
जैसे ही अपनी जगह से उठने को हुई कि उसके मुंह से एक तेज आह निकली, जो सुनकर माया जल्दी से आसी का हाथ थाम कहती है, बिल्कुल भी दिमाग नहीं है ना? ऐसे तो बड़ी दिमाग वाली बनी घूमती हो, और ये बात नहीं पता कि एक झटके के साथ नहीं उठते, करवा लिया ना दर्द। आसी, पता नहीं तुम कब बड़ी होगी। अब रुको, मैं उठाती हूँ तुमको। माया अपनी बात बोलकर आहिस्ते से आसी का हाथ अपने हाथों में लेकर उठाती है और फिर उसे रूम में ले जाकर बेड पर बैठाती है और बोलती है, अब यहीं बैठो, यहाँ से उठना नहीं। मैं अभी तेल गर्म करके लाती हूँ, फिर तुम्हारी कमर की मसाज कर दूंगी, फिर देखना जादू। माया अपनी बात बोलकर वहां से जाने लगती है कि आसी, जो इतनी देर से माया का उसके लिए परवाह, फिक्र, केयर सब देख पा रही थी, वे माया की केयर देख इमोशनल हो जाती है, क्योंकि आज तक उसकी इतनी केयर किसी ने भी नहीं की थी। माया उसकी बड़ी बहन की तरह परवाह भी करती थी, तो एक दोस्त, एक परिवार की तरह ध्यान भी रखती थी। माया वहां से चली जाती है और आसी कहती है, थैंक्स बाबा जी, आपने बेशक मेरे नसीब में ज्यादा खुशियां नहीं लिखी, पर माया जैसी दोस्त दी जो मेरा ख्याल खुद से ज्यादा रखती है। आसी को माया के रूप में एक बहुत ही अच्छी दोस्त मिली थी, जिसको आसी की चिंता खुद से आसी से ज्यादा रहती थी, और माया के साथ मस्ती भरे दिनों के साथ हर पल को जीती हुई आसी अपने पुराने दर्द को भूलने लगी थी, ये तक कि उसकी शादी हो चुकी है, या ये कहें कि वे उस शादी को याद भी नहीं रखना चाहती थी, जिसकी बुनियाद 6 महीनों का एक कॉन्ट्रैक्ट हो, जिसके बारे में उसके खुद के पति ने नहीं बताया, बल्कि एक लेटर में लिखकर चला गया। आसी को तो अब आदमियों से ही नफरत होने लगी थी। आखिर आज तक उसकी जिंदगी में जितने भी आदमी आए, सबने उसे धोखा ही तो दिया था, फिर वे चाहे उसका पिता हो, प्यार हो या पति। आसी को अब किसी से भी मतलब नहीं था, वे बस अपनी जिंदगी जीना चाहती थी, अपने शर्तों पर,